The war of this decade has begun. USA, the most powerful country in the world. चाहे बात इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री की हो या फिर इकोनॉमी की हो या फिर टेक्नोलॉजी की हो या फिर कल्चर की हो, ये कंट्री हर चीज में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री इस समय एक बहुत बड़े खतरे में है, एंड दिस टाइम इट्स सीरियस. Biden has done more damage to the world than any other president in history. हम आजकल अक्सर सुनते रहते हैं दैट अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म होता जा रहा है, अमेरिका डिक्लाइन में है. I mean, we don't have to be a nation in decline, but we are a nation in decline. Well, we're looking at the decline of American hegemony. China and Russia, the two most sanctioned country in the world right now, USA के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, और इसकी वजह से कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं दैट इससे दुनिया भर में कई बड़े चेंजेस आ सकते हैं, एंड इट कैन चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली. India is caught now in the middle of the biggest changes in world history. So let's try to uncover China and Russia big plan to destroy USA. कैसे ये आपकी और हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है, और कैसे इंडिया इसमें एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. लेट्स फाइंड आउट. देखिए, वी ऑल नो दैट चाइना और रशिया इन दोनों कंट्रीज को यूएसए एक मेजर एनिमी मानती है, एंड दे हैव सैंक्शन दीज कंट्रीज. जहां एक तरफ यूएसए चाइना को एशिया पैसिफिक रीजन में थ्रेटन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया अपने बॉर्डर्स पे डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट फेस करता है विद यूक्रेन. एज अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो दैट वुड मीन दैट रशिया को अपने बॉर्डर्स अपने एनिमी के साथ शेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज वी ऑल नो दिस दैट नेटो को और कोई नहीं बल्कि यूएसए ही कंट्रोल करता है. एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इन दोनों कंट्रीज ने यूएसए के पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई को चुना है, एंड दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. बट द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर उन्होंने ईरान को ही क्यों चुना? वेल, इसे समझने के लिए वी नीड टू गो बैक टू 1950s. सो बहुत लोगों को जान के हैरानी होगी दैट 1950s में ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी. Iran, a unique endeavor. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वी ऑल नो दिस दैट यूएसए और रशिया, जो कि उस समय की दो मेजर सुपर पावर्स थी, इन दोनों कंट्री का एक दूसरे के अगेंस्ट कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया था, और ये दोनों कंट्रीज मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहती थी, एज यहाँ पे क्रूड ऑयल एग्जिस्ट करता था, एज जिसके पास भी ऑयल का कंट्रोल होगा दे कैन कंट्रोल द वर्ल्ड. और फिर तब यूएसए, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इन्होंने ऑयल के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए ईरान को एक डेमोक्रेसी से मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक ऐसा देश जिसे एक इंसान के द्वारा रूल किया जाएगा, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप. सो उस समय हुआ ये था दैट 1951 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बेसिस पर मोहम्मद मोसद्देक नाम के ये इंसान ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए. मोसद्देक ईरान में किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रांगली अपोज किया करते थे, पर्टिकुलरली इन इट्स ऑयल इंडस्ट्री. और फिर उन्होंने फाइनली ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला लिया, जो अब तक ब्रिटिश ओन्ड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के द्वारा डोमिनेट की जाती थी. बट ब्रिटिशर्स इस डिसीजन से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे. Persians think that by nationalizing oil they are going to get rich. Unfortunately, the reverse will be the case. एज वो अपना ऑयल के ऊपर कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते थे. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी टू ओवरथ्रो मोसद्देक. और फिर फाइनली 1952 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन के M16 ने साथ में मिलकर मोसद्देक को हटाने का एक प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन एजैक्स के नाम से भी जाना जाता है. और फिर 22 अगस्त 1953 में मोहम्मद मोसद्देक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक एब्सोल्यूट मोनार्की से रिप्लेस कर दिया गया, और मोहम्मद रेजा पहलवी, जो कि प्रो यूएसए थे, उन्हें ईरान का नया शाह बना दिया गया. और फिर अगले 26 साल तक यूएसए और ईरान एक दूसरे के क्लोज अलाई रहे. यूएसए ने शाह के रिजीम को काफी सपोर्ट किया, जो कि एक ब्रूचुअल डिक्टेटरशिप रिजीम थी. आपको ये जान के हैरानी होगी दैट यूएसए, जो आज के समय ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन का सबसे बड़ा कारण है, जो नहीं चाहता दैट ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसने ही 1957 में ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल देकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया था. बट फिर जब 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे ईरानियंस शाह के डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट हो गए, तब यूएसए भी इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट हो गया. ठीक इसी साल शाह वाज रिप्लेस्ड बाय ए रिलीजियस लीडर नेम्ड अयतुल्ला रुल्लाह खोमेनी, जो कि एंटी अमेरिकन व्यूज रखते थे. और फिर यहीं से ईरान और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होते गए, और आज के समय ये दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. इनफैक्ट यूएसए ने ईरान पे कई सैंक्शंस भी लगाए हैं और इनको पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया है. ज्यादातर कंट्रीज ईरान से अब ऑयल खरीदती नहीं है, विच इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो, और इसी की वजह से ईरान की पूरी इकोनॉमी अब ठप हो चुकी है. सो अब हमें समझ में आ रहा है कि एज ईरान यूएसए की एनिमी है, इसलिए चाइना ने ईरान को चुना. बट क्या सिर्फ यही एक कारण है? वेल, द आंसर इज नो.
देखिए, हम सभी को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में पता ही है। चाइना एक एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक अपना खुद का रेलवे लाइन बिल्ड कर रहा है जो चाइना को लंदन से कनेक्ट करता है। इन रेलवे रूट्स की मदद से चाइना फ्रीली बिना किसी रुकावट के दूसरे देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएगा। और उनका ये रेलवे रूट को बनाने के पीछे कारण बहुत सिंपल है। देखिए, अभी चाइना इस सी रूट की मदद से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, बट कल को अगर चाइना किसी देश पे अटैक करता है तो यूएसए इंडिया के साथ मिलकर चाइना के सी रूट को ब्लॉक कर सकती है और चाइना के पूरी इकोनॉमी को चोक कर सकती है। एज इंडोनेशिया के सवांग पोर्ट में इंडिया ने अपने नेवल बेसेस बनाए हुए हैं और इसी चीज से बचने के लिए चाइना अल्टरनेटिव रूट्स बना रही है ताकि वो फ्रीली किसी को भी अटैक कर सके। और इसके साथ साथ चाइना मिडिल ईस्ट में यूएसए के डोमिनेंस को खत्म करके अपना खुद का कंट्रोल यहाँ पाना चाहती है। और इसी मोटिव को फुलफिल करने के लिए ऑन 27 मार्च 2021 चाइना ने ईरान के साथ एक मच एंटिसिपेटेड 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया एज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस एग्रीमेंट के तहत चाइना एक रेलवे लाइन बिल्ड कर रहा है जो चाइना को ईरान से कनेक्ट करेगा थ्रू किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान टू फाइनली एंडिंग एट ईरान तेहरान। और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट चाइना ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ओवर दिस इयर्स और इसके बदले में चाइना इनसे डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल खरीदेगा। और इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ईरान में 5000 चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस भी प्रेजेंट रहेंगे और ऐसा करके चाइना धीरे धीरे ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स दैट चाइना अपने मिलिट्री फुटप्रिंट्स को यहाँ लाने के ऊपर भी काम कर रहा है एंड इफ दिस हैपेंस इट विल चेकमेट यूएसए। दूसरा तरीका कैसे चाइना यूएसए को अटैक करी है इस बाय डिवैल्यूइंग द यूएस डॉलर, जिसमें इंडिया भी शामिल है। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा कि यूएस डॉलर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ही यूएस आज एक ग्लोबल सुपर पावर बन पाया है। और ऐसी बात नहीं है दैट यूएस डॉलर हमेशा से एक ग्लोबल करेंसी थी। इनफैक्ट 1720 से 1815 तक फ्रांस के पास ग्लोबल करेंसी का स्टेटस था, फिर 1815 से 1920 तक यह ब्रिटेन के पास था और 1920 के बाद यूएस डॉलर बिकेम द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। और इसकी वजह से अगर आज हम कभी भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें अपने करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप आज देखोगे तो आजकल कई कंट्रीज यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस को देख रही है। और यहीं पे ब्रिक्स का रोल आता है जो कि 5 कंट्रीज का ग्रुप है विच इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के 3.5 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है और 30% से भी ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी को। और ये कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर को छोड़ अपने खुद के करेंसी में ट्रांजैक्शन करने का प्लान कर रही है ताकि यूएस डॉलर से डिपेंडेंसी कम हो। और इसका रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो जहां चाइना ईरान में $2.7 बिलियन के एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को बनाने वाला है और ईरान इसका पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं बल्कि क्रूड ऑयल में करेगी। और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने यूएस डॉलर को एक वेपन की तरह यूज किया और रशियन बैंक्स को यूएस डॉलर को यूज करने से बैन कर दिया, जिससे रशिया की इकोनॉमी ठप हो गई। और चाइना भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भी ताइवान को अटैक करने का प्लान कर रहे हैं एज चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानती है और इसलिए वो इसके लिए प्रिपेयर कर रही है। चाइना और रशिया कई कंट्रीज को इंकरेज कर रही है टू ज्वाइन ब्रिक्स और आज के समय 40 से भी ज्यादा देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये यूएसए के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। हाउएवर इंडिया और ब्राजील इस एक्सपेंशन के सपोर्ट में नहीं है एज ये दोनों कंट्रीज के रिलेशंस यूएसए के साथ समय के साथ मजबूत होते गए हैं। और खासकर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया खुद क्वाड का मेंबर है जो कि एक अलायंस है चाइना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। नाउ वन थिंग इज प्रीटी क्लियर कि इस डेकेड में इंडिया किसी भी साइड को चूज नहीं करेगा, वो एक न्यूट्रल स्टांस रखेगा एंड आई थिंक दैट इज द राइट मूव।